बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी बेटा जी, आज का हमारा टॉपिक है रीजनरेशन। पिछला हमने लेक्चर किया था रोल ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट। उसके बाद एक दो टॉपिक हैं जो कि अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस जो एक्सक्लूड हो चुके हैं। उनमें कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन है, उसके बाद एम्ब्रियोनिक इंडक्शन है, ये दोनों जो हैं ये एक्सक्लूड हो चुके हैं। उसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारे पास वो रीजनरेशन है। ठीक है, आफ्टर ऑल इसके पहले एक एजिंग का टॉपिक है, एजिंग वो भी एक्सक्लूड हो चुका है। तो आखिरी ये दो टॉपिक रह गए हैं, रीजनरेशन और उसके बाद अब नॉर्मल डेवलपमेंट, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। इसके बाद इंशाल्लाह हम सेल साइकिल स्टार्ट करेंगे। तो सेल साइकिल से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, लिहाजा हम उसको करेंगे अच्छे से। अगर हम रीजनरेशन की बात करें तो रीजनरेशन की डेफिनेशन लिखी गई है आपके सामने। रीजनरेशन है क्या? रीगेन एंड रिकवर द लॉस ऑफ बॉडी पार्ट। ठीक है, रीगेन करना या रिकवर करना किस चीज़ को? ऑफ लॉस बॉडी पार्ट, यानी जो बॉडी पार्ट लॉस हो चुके हैं। कह रहा है कि ये सिमिलर एज लाइक एम्ब्रियोलॉजिकल प्रोसेस। तो ये बिल्कुल सिमिलर है किसके? एम्ब्रियोलॉजिकल प्रोसेस के। जिस तरह एम्ब्रियोलॉजिकल प्रोसेस में हमारी जो है वो नए नए बॉडी पार्ट्स बन रहे होते हैं, नए नए स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं, तो ये बिल्कुल उसी तरह रीजनरेशन। तो हमारी बॉडी में भी बहुत सारी जगहों पे रीजनरेशन होती है। इसको थॉरली हम आज रीजनरेशन को स्टडी करेंगे, किस ऑर्गेनिज्म में किस तरह रीजनरेशन हो रही है और एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है रीजनरेशन का। तो सबसे पहले आपकी बुक में उसने बात की है स्पंज की। उसने स्पंज, अर्थवर्म, स्टारफिश, लॉबस्टर, काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर जो है एग्जांपल दे के आपको समझाया गया है। हम वन बाई वन इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पंज की कि स्पंज में रीजनरेशन किस तरह होती है। स्पंज जो है कह रहा है कि ये एक सिंपल सा ऑर्गेनिज्म होता है, एज सिंपल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता, हैज़ ग्रेट पावर फॉर रीजनरेशन। लेकिन इसके पास रीजनरेशन की जो है ग्रेटेस्ट ज़्यादा पावर होती है। इट्स मीन के इसका ये कोई सी जो है बॉडी पार्ट अगर कट जाए तो ये दोबारा ग्रो करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है। कह रहा है कि कैन बी रीजनरेटेड फ्रॉम स्मॉल पीसेस। इसका कोई अगर स्मॉल पीस जो है अलहदा हो जाए तो ये स्मॉल पीस ही ग्रो करके दोबारा एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। तो दिस इज़ नॉन एज रीजनरेशन। तो स्पंज के पास रीजनरेशन की पावर बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें अर्थवर्म की, तो अर्थवर्म के बारे में कह रहा है कि अर्थवर्म अपना जो हेड है, अपने हेड को रीजनरेट कर सकता है। ये इसका हेड है। कह रहा है कि अगर ये इसका हेड यहाँ से कट जाए तो इसके पास एबिलिटी है कि अपने हेड को रीजनरेट कर सके। दे कैन रीजनरेट देयर हेड। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखना है कि अर्थवर्म जो है अपना कौन सा बॉडी पार्ट जो है रीजनरेट कर सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें स्टारफिश की, तो स्टारफिश के बारे में कह रहा है कि स्टारफिश का जो आर्म होता है, इसका जो बाजू होता है, अगर कहीं कट जाए, यहाँ से कट जाए, यहाँ से कट जाए, तो इसके पास इतनी पावर है कि ये कटे हुए हिस्से को दोबारा फिर रीजनरेट करके ये अपने रिकवर पार्ट को रीगेन कर सकें जो लॉस हो गया था। तो ये क्या है? रीजनरेटेड देयर आर्म्स। ये भी आपने याद रखना है कि स्टारफिश अपने आर्म्स को रीजनरेट कर सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें लॉबस्टर की, तो लॉबस्टर जो है अपने पिंचर कला को रीजनरेट कर सकता है। पिंचर कला क्या है? ये डायग्राम ज़रा देखें इधर। तो ये जो है इसके दोनों एंटीना लाइक स्ट्रक्चर, जिनसे जो है ये समवट मोटेलिटी भी प्रमोट होती है। कह रहा है कि पिंचर क्लास जब भी ये कट जाते हैं तो ये इनके पास एबिलिटी है कि ये दोबारा इसको जो है रिकवर कर सकता है, इसको दोबारा निकाल सकता है। इसके पास ऐसे जीन्स हैं जो इसको दोबारा से प्रोड्यूस कर सकते हैं हम। अच्छा जी, उसके बाद बता रहा है आपको लिजर्ड के अंदर। लिजर्ड जो है कह रहा है कि कैन रीजनरेटेड देयर टेल। अब लिजर्ड के पास ऐसी ये एबिलिटी है कि अगर इसकी टेल कट जाए तो ये दोबारा निकाल सकती है। ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है, आपने भी देखा होगा कि लिजर्ड जो है आप उसको मारने की कोशिश करती हो या समवट उसकी टेल जो है वो उसकी बॉडी से अलहदा हो जाती है, तो कुछ ही दिनों बाद आप देखो तो वो जो है वो टेल दोबारा वो निकलना शुरू हो जाती है उसकी। इवन के वो रीजनरेशन के थ्रू वो टेल दोबारा निकाल लेती है अपनी। तो लिजर्ड के पास अपनी टेल को रीजनरेट करने की सलाहियत है, सारी बॉडी को नहीं। अब देखो आपने यहाँ लॉबस्टर में पढ़ा तो वो अपनी पिंचर कला को रीजनरेट कर रहा है, बाकी बॉडी के किसी पार्ट को नहीं। आपने लिजर्ड को पढ़ा है वो सिर्फ अपनी टेल को रीजनरेट कर रहा है, बाकी और किसी चीज़ को नहीं। स्टारफिश आपने पढ़ी है वो अपने आर्म को, अर्थवर्म पढ़ा है सिर्फ हेड को। तो ये प्रॉपर कहीं भी आपको ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा कि अगर लेट्स सपोज यहाँ से अर्थवर्म कट जाए दोबारा निकल आए, या
आधी ये कट जाए दोबारा निकल आए, यानी इस तरह नहीं है, किसी ना किसी स्पेसिफिक पार्ट के अंदर उसने रखी है। लेकिन सिर्फ स्पंज के केस के अंदर हमने पढ़ा था कि स्पंज का कोई पीस भी है दोबारा रीजनरेशन की कैपेबिलिटी रखता है। तो उसके बाद अगर हम बात करें सेलेमांडर की, सेलेमांडर जो है कह रहा है कि ये जो इसका लिम्ब होता है, जैसे ये है ना, ये टेल, इसका ये वाला जो लिम्ब ये इसके थ्रू चलता है, ये सेलेमांडर जो है फ्रॉग की फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। ये इसके बारे में कह रहा है कि कैन रीजनरेट देयर लिम्ब, अपने लिम्ब को ये रीजनरेट करने की सलाहियत रखता है। तो बाकी और भी देखो कि इसकी बॉडी में कहीं रीजनरेशन नहीं है, सिर्फ नेचर ने इसके लिम्ब के अंदर जो है रीजनरेशन रखती है। तो अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग्स की, हमारी तो ये इंटरेस्टिंग है, हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी जगहों पे रीजनरेशन होती है। लाइक हम बाल काटते हैं दोबारा निकल आते हैं, हम नेल्स काटते हैं दोबारा आ जाते हैं, हमारी स्किन उतर जाती है दोबारा आ जाती है, हमारी ज़ख्म होता है फिर बार आता है, हमारी हड्डी टूटती है फिर दोबारा जुड़ाती है, हमारे लिवर के अंदर रीजनरेशन होती है। तो हमारी भी बॉडी में बहुत सारी जगहों पर रीजनरेशन हो रही है। अगर आप ऐसा कहें कि हमारी बॉडी में रीजनरेशन नहीं है तो ये गलत होगा। इवन कि आप ऐसा कह सकते हैं कि जिस तरह ये स्टारफिश का बाजू आपने काट दिया, हमारा बाजू काटो तो क्यों नहीं आता, तो ये थोड़ा गलत हो जाता। तो किसी बंदे को किसी चीज़ का कोई डर ही ना रहता, तो ये थोड़ा सा सोशली भी गलत हो जाना था। नेचर ने बहुत सोच समझ के हर एक चीज़ को जो है वो रीजनरेशन की पावर दी है, वरना ह्यूमन साहब तो इतना पहले ही इस तरह का ऑर्गेनिज्म नेचर ने बना दिया है, चोरियाँ चकारियाँ करता, डाके डालता, सब कुछ करता है। इवन बाद में ये लो काट दो मेरा बाजू, फिर क्या फिर निकल आएगा, तो सब बट इस तरह नहीं होता। तो ये नेचर ने हर एक चीज़ को चेक बैलेंस के रिगार्डिंग जो है सारी चीज़ें दी है। तो ह्यूमन बीइंग में भी कह रहा है कि हीलिंग ऑफ वाउंड, ज़ख्म का भर जाना, रिपेयर ऑफ फ्रैक्चर बोन, टूटी हड्डी का जुड़ जाना, तो ह्यूमन में भी ये रीजनरेशन की एबिलिटी है। तो और भी बहुत सारी, जैसे मैंने कहा कि हमारे लिवर के अंदर भी हो रही है, हमारी स्किन के अंदर भी हो रही है, हमारे हेयर्स हैं, हमारे नेल्स हैं। तो हमें पता है कि ये नेल्स जो है हम काटते हैं दोबारा निकल आते हैं। चलो ये ज़ख्म तो है ही मेरे, ये देखें ज़रा, इवन के ज़ख़म है, कुछ ही दिनों बाद यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो ये रीजनरेशन है। रीजनरेशन के थ्रू क्या होता है कि हमारा जो ज़ख़म होता है वो भर जाता है, स्किन दोबारा जो होती डैमेज होती है वो दोबारा निकल आती है। अच्छा जी, उसके बाद है प्लांट के अंदर भी रीजनरेशन होती है, पौधों के अंदर भी। किस तरह, एक तकनीक है जिसको हम कहते हैं प्लांट प्रोपोगेशन। कह रहा है कि डेवलप्ड ऑफ प्लांट फ्रॉम स्टेम एंड लीफ। तो हम क्या करते हैं, स्टेम एंड लीफ से नए पौधे बनाते हैं। ये पिछले चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ के आए हैं इसको। तो अच्छा, यहाँ उसने दो किस्म के सेल्स बताए हुए हैं हमें, एक अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स और दूसरा डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स। इनमें क्या फ़र्क है? जो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं इनका दूसरा नाम है एक नियोब्लास्ट और तीसरा नाम है इनका अनस्पेशलाइज्ड सेल। ये तीनों एक ही किस्म के, और ये किसकी एग्जांपल है? प्लेनेरिया की। इट्स मीन ये किसके सेल्स हैं? प्लेनेरिया के। अच्छा जी, प्लेनेरिया की बॉडी में ये क्या करते हैं? अगर प्लेनेरिया का मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा दूं, इट्स मीन कि अगर प्लेनेरिया का कोई ज़ख्मी हिस्सा है, अम्प्यूटेड पार्ट उसने कहा है, ये सेल फ़ौरन वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके उसको रिकवर करवा देते हैं। कह रहे हैं कि माइग्रेट टुवर्ड अम्प्यूटेड कहते हैं ज़ख्मी हुआ कटा हुआ हिस्सा, पार्ट ऑफ द बॉडी, दे डिफ्रेंशिएट इनटू स्पेशलाइज्ड सेल्स। इट्स मीन कि ये सेल्स ऑलरेडी बॉडी में होते हैं, अम्प्यूटेड पार्ट ये क्यों कटा हुआ हिस्सा है या ज़ख्मी हिस्सा है, ये हिस्सा डैमेज हो चुका है, ये सेल फ़ौरन यहाँ आएंगे। अभी ये जो हैं, आपने पढ़ा कि ये अनस्पेशलाइज्ड है, ठीक है, लेकिन जैसे ही ये टारगेट एरिया पे आ जाएंगे, यहाँ थोड़ा अर्सा गुजारेंगे और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे दोबारा, फिर स्पेशलाइज्ड सेल्स में। बिल्कुल जो जगह वहाँ से कटी थी फिर दोबारा उसी तरह के सेल्स बन जाएंगे इधर। दे डिफ्रेंशिएट इनटू स्पेशलाइज्ड सेल, फिर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? डिफ्रेंशिएटेड सेल्स में। डिफ्रेंशिएटेड सेल्स वो होते हैं जो कि फुली फंक्शनल हो, फुली अपना जो फंक्शन रोल प्ले कर रहे हों। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे स्पेशलाइज सेल हैं जो अपना अपना काम जो है वो प्रॉपरली सर अंजाम दे रहे हैं। उसके बाद है डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स। डी डिफ्रेंशिएटेड सेल जो हैं ये लेस स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, और ये किसकी एग्जांपल किस में पाए जाते हैं? सेलेमांडर के अंदर। सेलेमांडर में भी इसी तरह होता है, जैसे कह रहा है कि माइग्रेटेड टूवर्ड अम्प्यूटेड पार्ट ऑफ द बॉडी, अम्प्यूटेड पार्ट की तरफ जाएंगे जिस तरह वो प्लेनेरिया की बॉडी में हो रहा है। दे डिफ्रेंशिएट इनटू स्पेशलाइज सेल, और ये भी किस में डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे? स्पेशलाइज सेल में।
कह रहा है कि बोथ सेल, ये डी डिफरेंशिएटेड सेल्स और ये अनडिफरेंशिएट सेल या नियोब्लास्ट, ये कह रहा है कि स्पेशलाइज्ड सेल ये बाद में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल में। ये वक्ती तौर में उनकी बॉडी में पड़े होते हैं अनस्पेशलाइज्ड फॉर्म में, लेकिन जब भी उनके साथ कोई हादसा पेश आता है, जब भी उनकी बॉडी में कोई इस तरह का वाक़या रूनुमा होता है, कोई ज़ख़म हो जाता है, कोई हिस्सा कट फट जाता है, तो ये सेल फ़ौरन वहाँ जाके जो है अम्प्यूटेड पार्ट पे जाते हैं। और ये पहले अनस्पेशलाइज होते हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँच जाते हैं थोड़े अरसे के बाद ये स्पेशलाइज्ड सेल हो जाते हैं, ये डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं स्पेशलाइज्ड सेल में, और नॉर्मली जो है प्रॉपरली अपना जो है फंक्शन प्ले करने लग जाते हैं। तो ये बेटा जी आज का आपका टॉपिक था रीजनरेशन। इस चैप्टर का हमारा एक आखिरी सेगमेंट कह रहा हूँ, आखिरी टॉपिक रह गया है अब नॉर्मल डेवलपमेंट। वो भी बिल्कुल छोटा सा आसान सा टॉपिक है। तो रीजनरेशन जो है ये लॉन्ग में दे देता है, सब टाइम शॉर्ट भी बनती हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनती हैं, तो इसको आपने बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।